What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and today in this video lecture series we are going to discuss about the third method of calculating national income, that is none other than it is called be a production method, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करके चलता हूं अपने डे 2 और डे 3 दोनों की दोनों क्लासेस देख ली हूं, जिसमें हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों ही के दोनों मेथड अपने पास कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है जिन लोगों के एग्जाम नवंबर 2020 में, और आप जानते हो नवंबर 2020 के एग्जाम बहुत ही नियर आ चुके हैं, तो उन्होंने एक ऐसी मैराथन चलाई जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन कराएंगे एग्जाम के एक दिन पहले। और आप देख सकते हैं ये वो सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले ऐसी रिवीजन कराएंगे कि आपके मार्क्स तो आने ही आने हैं। दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम से पहले इनकी वीडियोस को जरूर देखें। जब फ्री ऑफ कॉस्ट में लिए तो क्या जरूरत है इधर उधर भागने की, हो सकता है लास्ट में पढ़ा हुआ कुछ ना कुछ तो आपको क्रैक कर ही जाएगा। और ये आप जानते हो अनअकैडमी वाले कोई कम तो होते नहीं है। तो दोस्तों प्लीज इनकी वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए बैक टू द वीडियो। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्स मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड में हम क्या करेंगे याद रखना। अच्छा मैं आपको एक चीज पूछूं, सर एक बात बताओ कि जब हमने इनकम मेथड से सीखा था नेशनल इनकम निकालना, तो हमने उसका भाई का क्या नाम रखा था? सर याद आ रहा है? एनडीपीएफसी, बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर मेथड में भाई का नाम क्या था? सर जीडीपीएमपी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, तो अब जब हम सेल्स मेथड या जिसको हम प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, अब इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं वो जरा ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, अच्छा पहले मैं एक पूरी स्टोरी बताता हूं। एक बात बताओ, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो बताओ कितने मेथड होते हैं? सर अब हमें पता चल गया, आपने हमें सिखा दिया इनकम मेथड, बिल्कुल सही कहा, आपने हमें सिखा दिया एक्सपेंडिचर मेथड, और आज हम सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। आज हम सीखेंगे कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड मेथड। दोस्तों अपनी कॉपी में लिखो जरा, मैं जो बोल रहा हूं वो चीज लिखो साथ के साथ। वैल्यू एडेड मेथड का एक और नाम होता है प्रोडक्शन मेथड, एक और नाम होता है सेल्स मेथड। मैं चलो यहां लिख देता हूं क्योंकि मेरे साथ साथ ही आप लोग लिखेंगे। तो यहां पर इसका एक नाम होता है प्रोडक्शन मेथड और एक नाम होता है आपका सेल्स मेथड। अब एग्जाम में कोई भी मेथड आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड क्या होता है। भैया बस नाम है, बाकी सब चीजें वही होंगी। अच्छा ये बताओ कि जब हमने इनकम मेथड किया था तो उसके भाई का क्या नाम दिया था? सर हमने भाई का नाम दिया था डोमेस्टिक इनकम, बोले तो एनडीपीएफसी, बिल्कुल सही कहा। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या नाम दिया था? जीडीपीएमपी। ठीक इसी तरह से जब हम वैल्यू एडेड मेथड निकालेंगे तो इसका भी एक भाई का नाम होगा और उस भाई का नाम होगा जीवीओएमपी, जीवीओएमपी, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अब बात उठती है कि जो जीवीओएमपी है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले कुछ जो छोटे छोटे फॉर्मूले मैं उस पर आ रहा हूं। दोस्तों याद है जब हमने अपनी डे 1 की थी तो मैंने आपको 6 फॉर्मूले कराए थे छोटे छोटे वाले। हाँ सर हमें याद आ रहे, बताओ कौन कौन से थे? वो याद है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस एनएफआईए, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। वो 6 फॉर्मूले याद आ रहे हैं? दोस्तों पीछे जाओ, जहां आपने नोट किया ना पीछे जाओ, दोबारा से जल्दी से पीछे जाओ। जब आप पीछे जाओगे तो उसमें देखना 2 और फॉर्मूले हैं। वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं वो मैं बता रहा हूं। वो 2 फॉर्मूले आपके लिख लो आप लोग। फॉर्मूला नंबर आपका आ गया 7 और एक आ गया फॉर्मूला नंबर 8। 2 फॉर्मूला मैं आपको करा रहा हूं, ये वहीं पर नोट कर लो जहां पर आपने 6 फॉर्मूले किए थे ना, उन्हीं के नीचे 2 और ऐड कर लो। उतने ही छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। वो क्या मैं बताता हूं, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक काम करता हूं, मैं उधर वाली लाइन को अब रब कर दूं क्योंकि अब तो उसमें कुछ रहा नहीं बताने लायक, तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं। ये लो, तो अपने फॉर्मूला नंबर 7 क्या लिखा? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर क्या होता है हमें समझ नहीं आया, तो मैंने अभी समझा ही नहीं। समझ तो तब आएगा ना जब मैं समझाऊंगा, मैंने अभी समझा ही नहीं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? बस अभी नोट करने के लिए बोला, आप नोट करो बस। ठीक है, फिर फॉर्मूला नंबर 8 क्या होगा? अब जब आपने ये फॉर्मूला याद कर ले तो फॉर्मूला नंबर 8 तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ? वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। शॉर्ट में मैं अभी अपने पास आईसी लिख रहा हूं, बट आप लोग शॉर्ट में आईसी नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं लिख सकता हूं बिकॉज मैंने 12th क्लास पास कर लिया, आपने भी नहीं किया इसलिए आप नहीं लिखोगे। ठीक है सर। तो
आपने यहाँ तक का तो नोट कर ही लिया ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर जरा इन फॉर्मूले को समझा दोगे? बिल्कुल समझाएंगे, बिना फॉर्मूले समझाए हम आपको कुछ कराएंगे नहीं, पूरी नेशनल इनकम समझा के ही करवाएंगे, जिससे कि कभी आपको कोई दिक्कत हो ही ना। ठीक है, आओ सुनो। अब इस पूरी कहानी को समझाने के ना दो तरीके हैं, एक रटवाना एक समझाना। तो मैं दोनों करवाऊंगा, मैं समझाऊंगा भी और रटवाऊंगा भी। सर रटवाओगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि एग्जाम के अंदर समझने वाली चीज पर थोड़ी टाइम लगाओगे, इतना समझ लो, तब तो हमें तुरंत एकदम क्विक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए ना। रटना नहीं बोलेंगे, याद करनी ट्रिक्स हैं जो मैंने अपनी खुद की 12th क्लास में बनाई थी, वो आपसे आज शेयर करूंगा। ठीक है, आओ सुनो। इस पूरे फॉर्मूले को समझने के लिए हमें एक बहुत ही गहराई में एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन मेथड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो देखो क्या होता है ना कि पहले दो टर्म का मीनिंग सीखो कि वैल्यू एडिड क्या होता है और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोस्तों ये वाला एग्जांपल समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हो जो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अगर आपने इस एग्जांपल को ध्यान से समझ लिया तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो जब हम अपनी डे 5 की क्लास में पढ़ेंगे ना तो आपको प्रॉपर समझ आएगा, क्योंकि वहां भी सेम एग्जाम्पल मैं उठाने वाला हूँ, सेम एग्जाम्पल उठाऊंगा। तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ ढंग से समझ लो तो उस क्लास को आपको देखने में और समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आओ देखो। मान के चलो कि ये हमारा एक फार्मर है। कौन है? फार्मर है। इस फार्मर ने 100 रुपए का काम किया, मतलब 100 रुपए की कॉस्टिंग की। 100 रुपए की कॉस्टिंग करके इसने क्या हो गई? वीट हो गई। वीट कह लो या राइस, कोई भी एक चीज उसने उगाई या दोनों की दोनों चीजें उगाई। उसने क्या किया? इस चीज को किसी एक बड़े व्यापारी को, ट्रेडर को, वो चीज इसने क्या कर दी? बेच दी। जैसे साहूकार वगैरह होते हैं ना, गांव में होते हैं मोटे लाला टाइप के, उसको ही बेच दी। तो इसने क्या किया? 100 रुपए वाली चीज इसे 500 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी? 500 रुपए। भाई प्रॉफिट भी तो कमाएगा ना किसान। ठीक है, अब ट्रेडर ने क्या किया? इस चीज को उसने एक होलसेलर को बेची। किसको बेची? होलसेलर को बेची। उसने यही सेम चीज होलसेलर को 800 रुपए में बेची। ठीक है, कितने का भी बेच सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितने का बेचा, बस ये है कि हाँ भाई बता दो वैल्यू कितनी ऐड हुई, यानी 800 का बेचा। अब होलसेलर ने क्या किया? यही सेम प्रोडक्ट किसी एक रिटेलर को बेचा। किसको बेचा? रिटेलर को बेचा। और यही प्रोडक्ट उसने रिटेलर को थाउजेंड्स में बेचा। और रिटेलर बाद में किसको बेचेगा बताओ? कस्टमर, कंज्यूमर, नाम में ही लिखा है मर, तो भाई उसे चूसेगा बिल्कुल अच्छे से। मर, कस्टमर, कंज्यूमर। ठीक है भाई, अब फाइनली कौन आ गया? फाइनली वो व्यक्ति आ गया जिसके ऊपर सारा का सारा बर्डन डाला जाएगा, और इस व्यक्ति का नाम क्या है? मर। बोले तो कस्टमर, कंज्यूमर। और इस मर को कितने में दिया हमने? 1500 रुपए में दिया। ये पूरी चेन समझ आएगी दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। ये सिर्फ सेल्स मेथड को क्लियर नहीं करेगा, साथ के साथ आपके प्रॉब्लम डबल काउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देगा यहीं के यहीं। ठीक है, ये चेन क्लियर है? अब सुनो मेरी बात को, एक बात बताओ, फार्मर ने जब ट्रेडर को माल बेचा, मैं पेन ना चेंज कर लेता हूं, ठीक है। फार्मर ने जब ट्रेडर को माल बेचा तो कितना वैल्यू ऐड करके बेचा? सर 400 रुपए, क्योंकि देखो ना 100 रुपए की चीज है 500 बेची, तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 400 रुपीज की हुई। तो मैं क्या करूं, 400 को मैंने यहां पर लिख लिया। फिर ट्रेडर ने होलसेलर को जब ये प्रोडक्ट बेचा 500 का 800 में, तो उसके यहां पर वैल्यू एडिशन कितनी हुई? सर 300 की हुई है। ठीक है, तो मैंने 300 यहां पर लिख लिया। इसके बाद होलसेलर ने रिटेलर को प्रोडक्ट कितने बचा? 800 वाला 1000 में, कितना वैल्यू एडिड हुआ? 200 रुपए। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 200 रुपीज। इसके बाद रिटेलर ने कस्टमर को वो प्रोडक्ट कितने का बेचा? 8000 वाला प्रोडक्ट 1500 में बेचा, यानी 500 रुपए का मार्जिन इसके पास है। मैं अभी एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जैसे मैं मार्जिन भी वर्ड यूज कर सकता हूं, बट वो क्या हो ना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, बट वी आर प्रोफेशनल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम वैल्यू एडिशन बोलेंगे इस चीज को। बात समझ आई? तो बताओ वैल्यू एडिशन 400, 300, 200 और 500 इतनी हुई। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हुई? हाँ सर बता दें, टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हुई? कितनी बताओ? 400 और 300 कितना होता है? 700। 700 और 200 कितने होते हैं? 900। 900 और 500 कितने होते हैं? 1400। यानी कि मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं वैल्यू एडिशन। तो मैंने लिखा वैल्यू एडिशन कितने रुपए हुआ? 100। कितना था भाई? 700 और वो 700, 1400। तो ये 1400 रुपए क्या हुई वैल्यू एडिशन? मुझे बताओ, सिर्फ इतना समझ आया? आगे क्या छोड़ दो, मुझे बस बताओ वैल्यू एडिशन समझ आया? ये सर वैल्यू एडिशन समझ आया कि भाई हर जगह पर गैप का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1400 है। टोटल मैंने कर लिया 700, 900, 9, 5, 14। ठीक है, 1400 आ गया। अब सुनो, अब ये बताओ फाइनल जो आउटपुट निकला, फाइनल जो आउटपुट निकाला था, अच्छा ये भी छोड़ो, वैल्यू एडिशन 1400 आ गया। आप लोग मुझे बताओगे उसकी इनिशियल प्राइस कितनी थी? इनिशियल प्राइस का मतलब क्या होता है सर? इनिशियल प्राइस का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट रियलिटी के अंदर कितने का था? सर वो रियलिटी के अंदर कितने का था? 100 रुपए का था। ठीक है, यानी वो रियलिटी में कितने रुपए का था? 100 रुपए का था। ठीक है, तो क्या होगा, जो रियलिटी में प्रोडक्ट था, मैं इसे ब्लू पेन से लिखता हूं, उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी? यहां पर मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, ऊपर ही लिख देता हूं यहां पर इनिशियल वैल्यू और नीचे लिख देता हूं वैल्यू। सर उसकी इनिशियल वैल्यू थी 100 रुपए।
कितनी थी इनिशियल वैल्यू? 100 रुपए। तो एक बात बताओ, फाइनल जो आउटपुट बिका, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनल आउटपुट। सर फाइनल आउटपुट क्या होता है? देखो आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्ट जब बेच देते हैं उसे आउटपुट बोलते हैं। फाइनल का मतलब होता है अल्टीमेट कंज्यूमर पे वो जब प्रोडक्ट गया तो किस वैल्यू का गया। भाई ये बंदा फर्दर थोड़ी किसी को बेचे, बिकॉज ये कस्टमर है, उस चीज को कंज्यूम करने वाला है। तो फाइनल आउटपुट कितना हुआ? 100 रुपए या 1500 रुपए? सर 1500 रुपए, क्योंकि ये फाइनल आउटपुट है ना, 1500 को बिका। ठीक है, तो इस 1500 को मैं नाम दूंगा फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। कोई डाउट? आप बताओ ये फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? सर 1500 रुपए। आप मेरी बात से इतना एग्री करो जो भी मैंने लिखा, ये सब बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला था ही नहीं। ये तो हमें भी पता था, बस थोड़े से आपने नाम ही तो चेंज किए। बिल्कुल सही कहा, इतना तो आपको भी पता था। तो अब एक बात बताओ, मैंने ना अभी आपके सामने 3 टर्म्स यूज किए हैं। फर्स्ट टर्म क्या यूज किए? वैल्यू एडिशन। 400, 300, 200, 500, यानी वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1400। फिर मैंने एक टर्म यूज की, वो क्या था? इनिशियल वैल्यू, यानी उसकी रियलिटी में सबसे पहली प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। फिर मैंने एक तीसरी टर्म यूज की, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि फाइनली वो वैल्यू कितने में पहुंची? 1500 रुपए पहुंची। ठीक है, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये रहा फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, ये 1500 रुपए कैसे बना? प्रैक्टिकली, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे, बस प्रैक्टिकली बताओ ये 1500 रुपए कैसे बना। सर 1500 रुपए ऐसे बना कि पहले हमने इनिशियल वैल्यू ली, बिल्कुल सही कहा, ये देखो पहले हमने इनिशियल वैल्यू ली, बिल्कुल सही कहा। फिर हमने इनिशियल वैल्यू में 400 जोड़े, फिर हमने इनिशियल वैल्यू में 300 जोड़े, फिर हमने इनिशियल वैल्यू में 200 जोड़े, फिर हमने इनिशियल वैल्यू में 500 जोड़े, और जब हमने इनिशियल वैल्यू में 400, 300, 200 और 500 जोड़े, तब उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला? 1500 निकला। तो यहां से हमने खुद फॉर्मूला बना लिया, इनिशियल वैल्यू में क्या ऐड किया हमने? वैल्यू एडिशन। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल गई? फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या ये कोई फॉर्मूला था? ये तो हमें पता था भाई, 100 रुपए की चीज है, हमने इतना इतना बेचा, फाइनल 1500 का हो गया। वही चीज मैंने थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। इतना क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? चलिए, अब ये इनिशियल वैल्यू है ना, और ये जो वैल्यू एडिशन है, तो जो ये वैल्यू एडिशन है ना, मैं इसको नाम देता हूं, अच्छा इसे ब्लैक पेन से लिखता हूं, मैं इसको नाम देता हूं वैल्यू एडिड। अगर मैं वैल्यू एडिशन को वैल्यू एडिड बोल दूं, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत? भाई नहीं, दोनों नाम सेम ही तो है, नेचर सेम है, थोड़ा सा मैंने क्या शब्दों की हेरफेर कर दी और कुछ थोड़ी क्या। ठीक है सर, अब जो ये इनिशियल वैल्यू आप देख रहे हो, इस इनिशियल वैल्यू को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और अगर इन दोनों को जोड़ दे, क्या निकल जाता है? फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मैं फाइनल हटा के मैंने सिर्फ लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट। देख रहे हो, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा रहा हूं आपको। तो यहां से देखो मजेदार बात है कि फॉर्मूला अपने आप बन गया हमारा। फॉर्मूला क्या बना? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडिड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम कभी कभी ना शॉर्ट में वीओ भी बोल देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वीए प्लस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये रहा हमारा फॉर्मूला नंबर 8। क्या है फॉर्मूला नंबर 8? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडिड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया तो बताओ, अगर हमें वैल्यू एडिड निकालना है तो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो फॉर्मूला बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप समझोगे ना ध्यान से तो हर चीज समझ आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको इसीलिए करवाया ना, चाहता तो मैं बोल देता ये 2 फॉर्मूला इन्हें याद करो और चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, और आप कर भी लेते क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई थोड़ा सा रटाफिकेशन होता है, मैं नहीं चाहता आपको बिल्कुल भी रटवाना। यहां तक की चीजें क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर बिल्कुल, आप आगे बढ़िए। ठीक है, अब बात को सुनो ध्यान से। दोनों फॉर्मूला क्लियर है? मैं दोनों पे टिक कर सकता हूँ? यस सर बिल्कुल कर सकते हो। सर ये आपने समझा दिया? यस, यहां पर ये कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों क्या हो गए? पूरे क्लियर हो गए। ठीक है, अब सर थोड़ा सा ना ये बता दो कि एग्जाम में अगर आएगा तो मान लो हम भूल गए कि प्लस होगा माइनस होगा, तो हम कैसे याद रखेंगे? चलो मैं आपको वो भी ट्रिक बताता हूँ जो मैंने खुद ने 12th क्लास में यूज की थी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज कर लेना, नहीं तो जो बताए बस उतना कर लेना। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब एक बात बताओ, इसमें ना 2 टर्म आती है, एक वैल्यू एडिड आता है, एक वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। अब क्या होती है ना कंफ्यूजन, कि जैसे मान लो मैंने VA लिखा, VA इज इक्वल टू VO तो नहीं होता, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन या तो प्लस होगा या माइनस होगा, यही तो होगा ना। बट अगर मान लो मैं एग्जाम में भूल गया कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो मैं कैसे याद रखूंगी प्लस होगा माइनस होगा? तो मैंने अपनी 12th क्लास में थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई थी, थोड़ी सी हंसी होगी उसमें आप लोगों को। वो क्या? जैसे मैंने देखा कि भाई A ग्रेड है, अब मैं सोच रहा हूँ क्या A ग्रेड में ला सकता हूँ? यार कभी नहीं ला सकता, मेरे बस की बात नहीं है A ग्रेड लाना, बस की बात नहीं है। तो बताओ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ? सर जब बस की बात नहीं तो माइनस लगाओ। तो लो भाई माइनस। सिर्फ
अपने लिए यार, नहीं हो तो छोड़ देना, वीडियो स्किप कर दो इतने पार्ट को, ठीक है। और सर दूसरी ट्रिक क्या थी, दूसरी ट्रिक ये थी, जैसे मैं अगर भूल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडिड, अब मैं भूल गया कि प्लस करूं माइनस करूं, तो अब मैं क्या ट्रिक अपनाता हूं जानते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना जीरो, मतलब ओ किसकी तरह है, जीरो की तरह है, तो जीरो नंबर लाना मेरे बस की बात है, हाँ सर ए ग्रेड लाना बस की बात नहीं, बट हाँ जीरो नंबर तो मैं बिल्कुल ले आऊंगा। तो जब बस की बात है तो बोलो प्लस करो माइनस करो, सर प्लस करो, तो लो भाई प्लस। मजेदार ट्रिक है भाई, देखो जहां तक बात समझ नहीं थी मैंने समझा दिया, बट एग्जाम में आएगा तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि प्लस है माइनस है, उस टाइम ये ट्रिक काम आ जाएगी। जब ए लिखा हो समझ जाना हमारे बस की बात नहीं है, यानी माइनस हुआ, एग्जाम्पल बस। और अगर ओ लिखा हो मतलब जीरो लिखा हो, जैसे ये तो हमारा भाई है, प्लस कर दो। आ रही बात समझे, चलो ठीक है, आपने सर ट्रिक बता दी, ये भी चलो हम समझ लेंगे। सर अब ना थोड़ा सा हमें ये बता दो कि इन तीनों का रियलिटी में मतलब क्या था, और जो अभी बताया वो क्या मतलब मजे में लिया था ठीक है, अब मैं दोबारा बताता हूँ। वैल्यू एडिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो एक बार और सुन लो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैल्यू एडिट का मतलब होता है कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में जब शिफ्ट करते हो तो कितनी वैल्यू एडिशन करते हो, ठीक है, कितना उसके अंदर आप क्या करते हो, वैल्यू को ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड योर वैल्यू एडिशन। जैसे यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, तो देख रहे हो वैल्यू ऐड हो रही है, ये हो गया वैल्यू एडिशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि फाइनल जब वो प्रोडक्ट बना तो वो कितने का बना, जैसे हमारे एग्जांपल है 1500 का बना। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। मैं आपको बता रहा हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब भी हम किसी चीज के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर मतलब क्या, जैसे ये पेन है, अब ये जो मार्कर है, अब इस मार्कर को यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इंक लेकर आता हूँ, ये देखो कैमलिन की इंक है, कार्टेज जिसे बोलते हैं, ये इंक लेकर आता हूँ। अब ये जो पेन है ना मेरे लिए, ये मार्कर जो है, ये मार्कर मेरे लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट है। मार्कर क्या है मेरे लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और इसके अंदर जो ये इंक है, ये क्या है, रॉ मटेरियल है। क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। जब मैं दोनों को जोड़ता हूं तब मैं फाइनल आउटपुट निकाल पाता हूं अपने पास, बात समझ रहे हो। तो यही चीज होती है, यानी अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं दे रखा है और लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो समझ जाना इसी को इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक ही चीज होती है। अच्छा सर इसके और भी कोई नाम होते हैं, हाँ और भी होते हैं, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, इसी तरह परचेज ऑफ इनपुट हो सकता है, परचेज ऑफ इनपुट। लेकिन ना एग्जामिनर बड़ा कंफ्यूज कर देता है आपको। अगर कभी क्वेश्चन में परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है तो बेटा उसको कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन मत मान लेना। जानते हो क्यों सर, क्यों, मैंने भी वर्ड क्या यूज किया है, रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, परचेज ऑफ बिल्डिंग है, परचेज ऑफ मशीन है। एक बात बताओ, ये क्या रॉ मटेरियल होते हैं कभी भी नहीं, ये तो सर फाइनल आउटपुट होते हैं। तो बस वो कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा, आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। याद रखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल खरीदा तो यस मैं उसे कंसीडर करूंगा, और अगर रॉ मटेरियल ये कोई फिक्स्ड गुड्स दे रखे हैं या फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, नहीं लेंगे उसे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल नहीं होते हैं। भाई एक बार बताओ, मैं परचेज ऑफ मशीनरी, क्या मशीनरी कभी भी रॉ मटेरियल होती है, नहीं सर वो तो फाइनल वैल्यू होती है। तो वो इस तरह से कंफ्यूज करे, क्योंकि बच्चा पता है दिमाग में क्या सोच के चलता है, परचेज वर्ड होना चाहिए, बस जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो, परचेज ऑफ मशीन हो, ले लो इंटरमीडिएट है। नहीं 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 नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो ही वो इंटरमीडिएट है, और अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, परचेज ऑफ मशीन है, बिल्डिंग, वो कभी भी रॉ मटेरियल नहीं होती। प्रैक्टिकली सोचो ना, क्या वो रॉ मटेरियल होती है, नहीं नहीं सर, बोलो समझ रही बात। तो अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो सीधा सीधा क्या लेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा परचेज ऑफ इनपुट भी हो सकता है, इनपुट का भी मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। बोलो बात समझ रही। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कई सारे वर्ड्स यूज होंगे, तब मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं, ये तो मैंने दो फॉर्मूले बताए, लेकिन सर हमें ऐसा याद आ रहा है कि जब हम अपने पास इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं तो उसमें तो बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो वो मैं आपको बताता हूँ। इसको रब कर देते हैं, फिर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा वो जो दो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। चलो एक बार मुझे दोबारा से बताओ, मैं भूल गया। सर आप कैसे भूल सकते हो, आप तो नहीं पढ़ाते हो। नहीं मैं भूल गया, गजनी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बताओ इनकम मेथड में सबसे पहले क्या निकालते थे, सर एनडीपीएफसी। अच्छा ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या निकालते थे, जीडीपीएमपी। इसी तरह सेल्स मेथड में या प्रोडक्शन मेथड में या वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीवीओएमपी। क्या निकालते हैं, जीवीओएमपी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर ये जीवीओएमपी क्या होता है, आप दोस्तों ये मत करना प्लीज। जी फॉर ग्रॉस, वीओ फॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। सर आपने तो ये पढ़ाने वाले टाइम समझाया नहीं था, तो अब समझा रहा हूं। जीवीओएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज स्टॉक नहीं दे रखा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सिंपल है,
ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन करो, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं साइड हो रहा हूँ, नोट डाउन कर लो आप लोग। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगले कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा बिल्डअप होगी, राइट। तो अभी ना मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो वही है, उन्हीं को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं। देखो आपने सीखा भी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडिड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये जीरो है, जीरो वाला हमारे पास की बात है, ये नहीं ऐड कर दिया। एक एग्जांपल समझाने के लिए, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है, GVOMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा एक बात बताऊं को, अगर कभी क्वेश्चन बोले ना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो कंफ्यूज मत हो जाना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, VO बोलते हैं शॉर्ट में, जी हाँ सर। अगर कुछ ना गिवन हो तो आगे ग्रॉस लगा दिया करो, और किस प्राइस पर होता है, हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। यानी जब आपको ना गिवन हो, सिर्फ VO गिवन हो, कहा जाए VO निकालो मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो समझ जाना कि ग्रॉस होगा और MP होगा, यानी GVOMP होगा। फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। सेल्स का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बिल्डअप करने के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। जैसे हमने दोनों मेथड्स की ना, इनकम और एक्सपेंडिचर, उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से ये आपको समझ आएगा। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, 6-7 क्वेश्चन करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। बस वीडियो को टिल एंड तक देखना और मेरे साथ जुड़े रहना। वादा है मेरा, नेशनल इनकम क्या, पूरी मैक्रो को, पूरी इंडियन इकोनॉमी को इतने अच्छे से कर देंगे कि कभी जिंदगी में आपके मार्क्स अगर नहीं आए तो अब आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, और आप मेरे साथ रीडिंग लगाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करना है द NVAMP नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर 2001। क्या क्या दे रखा है, सेल्स दे रखे, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी की सारी चीज दे रखे हैं। और हमें इसमें क्या निकल के दिखा है, NVAMP। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब आओ इधर। जब भी हमें कुछ निकालना हो, सबसे पहला काम क्या होगा, हम अपना मेन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। रुको रुको, NVAMP पूछा ना क्वेश्चन ने, हाँ सर NVAMP। तो क्या करेंगे, जो हमारा मेन सॉल्यूशन होगा ना, मेन सॉल्यूशन वो क्या होगा बताओ, कैलकुलेशन ऑफ, हमें क्या निकालना है बताओ, NVAMP, ठीक है। और कौन से मेथड से, सर हमें नहीं पता कौन से मेथड से। क्वेश्चन में जरा इंफॉर्मेशन पढ़ो, इंफॉर्मेशन में क्या इनकम मेथड की कोई चीज दे रखी है, कोई मतलब एक आधी दे रखी है, लेकिन सारी तो नहीं दे रखी ना। एक्सपेंडिचर मेथड से भी रिलेटेड नहीं है, तो क्या है ये, प्रोडक्शन मेथड है, मतलब वैल्यू एडेड मेथड, बाय वैल्यू एडेड मेथड। कुछ भी लिख सकते हो, 3-4 नाम है, जो मन करे वो आप लिखो, बाय वैल्यू एडेड मेथड। दोस्तों एक चीज बोलूं, हो सकता है आपके स्कूल में इस टाइप से प्रेजेंटेशन ही ना कराई गई हो, लेकिन आप टेंशन मत लेना, स्कूल में नहीं कर रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके साथ। यही प्रेजेंटेशन आपको अपने एग्जाम्स के अंदर देनी है, ठीक है। चलो ये बताओ, NVAMP को निकालने के लिए हमें इसके भाई की जरूरत है। अब इसके भाई की जरूरत है, अब याद है प्रोडक्शन मेथड में इसके भाई को क्या बोलते हैं, GVOMP। तो हम क्या करते हैं, स्टार डाल के नीचे निकाल लेते हैं GVOMP। फॉर्मूला बताओ सर, फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ठीक है। आप बताओ क्वेश्चन के अंदर सेल्स कितनी दे रखी है, क्वेश्चन देखो आप अपना, तो क्वेश्चन के अंदर सेल्स सबसे पहले दे रखी है 90 रुपीज की, ठीक है, ये 90 आ गया। और चेंज इन स्टॉक का नहीं दे रखा, बट हम जानते हैं चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम नीचे एक और स्टार डाल के लिखेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, ये पूरा लिखना था मुझे, मैंने CH करके लिख दिया, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप भी यूज करने लग जाओगे। पूरा लिखो, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये होता है। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट देखो आप, क्लोजिंग स्टॉक है 25 और ओपनिंग स्टॉक है 15। 25 माइनस 15, द आंसर विल बी 10। कितना, 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 पुट कर देंगे तो GVOMP आ गया 100। कुछ बच्चे तो बस सोच लेते हैं आंसर आ गया, नहीं, क्वेश्चन हमसे ये थोड़ी मांगा था, क्वेश्चन तो हमसे NVAMP मांगा था ना। इसके भाई को पैदा करवा दिया, भाई का नाम क्या है, GVOMP। यहाँ पर लिखेंगे GVOMP। चलो कन्वर्जन टेबल लगाओ, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस। बताओ क्या, फॉर्मूला नंबर 1 या 2, फॉर्मूला नंबर 1 या 2। वीडियो को पॉज करो, यही वीडियो पॉज कर दो, कमेंट में बताओ वीडियो फॉर्मूला नंबर 1 या 2, बस इतना बताओ, फॉर्मूला नंबर 1 या 2। मैंने आपको जो डे 1 कराया था, ठीक है। वीडियो पॉज करो, डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे तो ही काम बनेगा। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बताओ
सो आई होप जिन लोगों ने पॉज करके बताना होगा, अच्छे अच्छे बच्चे जितने होंगे उन सब ने बता दिया होगा, ठीक है। आओ इधर, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। सर हमने कमेंट कर दिया और बता दिया कमेंट करके, फॉर्मूला नंबर 2, वेरी गुड, ठीक है। VA इज इक्वल टू VO। अच्छा इस बार ना दो दो वर्ड उठाना, एक एक मत उठाना। सर V इज इक्वल टू V, दोनों भाई हैं, और A इज इक्वल टू O। सर ऐसा तो कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं, दोनों चीज उठाओ, वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आप बताओ, अगर आपको याद आ जाए, अब इतना तो पता है, देखो भैया कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आता है, बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस होता है माइनस होता है। अगर भूल जाओ तो क्या याद करोगे, ए है, ए ग्रेड लाना हमारे पास की बात नहीं है, तो क्या कर दो, माइनस कर दो। दोस्तों ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा है नहीं, आप लोग ए क्या ए प्लस लेकर आओगे, ठीक है। एमपी के बराबर नो चेंज। जीवीओ एमपी हमने यहां से उठा लिया, वर्किंग नोट नंबर 1 से 100। डेप्रीशिएशन देखो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको 20, हाँ, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है, सर ये दे रखा है 40। लेकिन सर यहाँ पर एक कंफ्यूजन है क्वेश्चन के ना, 6 पॉइंट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 तो दे रखा है, लेकिन एक पॉइंट भी ऐसा है जो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है। सर क्या वो भी इसमें शामिल कर दे? नहीं, बात को सुनो, जब क्वेश्चन ने आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधा दे दिया है और बाद में वो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोल रहा है, तो मत जोड़ना, माना जाएगा कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसी में शामिल है। वो तो तब लेते जब हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन होता। अब जब गिवन है, इसके बाद अगर 10 बार परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा हमें कोई मतलब नहीं। जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो बस वही वैल्यू लेंगे, मान के चले वो सारी छोटी छोटी वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, ये गलती मत करना। तो अब इसको करेंगे, ये 80 हो जाएगा, 80 माइनस 40 या रहेगा 40। सो योर आंसर विल बी 40। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं? तो चलो इसे नोट डाउन करो। हो गया क्वेश्चन नोट, बढ़ सकते हैं आगे? यस सर आगे बढ़ी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे और देखो क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट करना है GVAFC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, हमें GVAFC निकालना है, जो भी डेटा इसके अंदर गिवन है। अब देखो डेटा में क्या क्या गिवन है आपको, सेल्स गिवन है 500 रुपए, चेंज इन स्टॉक है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, परचेज ऑफ मशीनरी और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आ जाओ, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ GVAFC। तो हमें GVAFC निकालना है, जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, GVAFC। अब भैया हमें तो इसके बराबर क्या चाहिए, इसका भाई चाहिए, और भाई का नाम क्या होता है इस मेथड में, GVOMP। तो हम निकालेंगे GVOMP, फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। क्वेश्चन में देखो सेल्स दे रखा है, सर हाँ क्वेश्चन में सबसे पहले ही सेल्स दे रखा है, वो भी कितना, 500 का। चेंज इन स्टॉक दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, वो भी कितना है, 30 का, ठीक है। चेंज स्टॉक कितना है, 30, तो ये आ गया आपका 530। यहाँ पर हमने अच्छा GVOMP निकाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू में लिख देंगे GVOMP। बताओ GG के बराबर है नो चेंज, VA इज इक्वल टू VO, क्या होगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बिल्कुल सही। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। बताओ फॉर्मूला नंबर कौन सा, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। फॉर्मूला नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा? कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो अभी के अभी, फॉर्मूला नंबर बस बता दो कौन सा है। सर फॉर्मूला नंबर ना 6 है, बिल्कुल सही कहा, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GVOMP कितना है, यहां से देख लो 530। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है आपको, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 200। अब गलती क्या होती है, उसके नीचे लिखा हो परचेज ऑफ मशीनरी। भैया मैंने क्या बोला था, मशीनरी फाइनल गुड्स होती है, इंटरमीडिएट यानी रॉ मटेरियल नहीं होती, तो उसको मत ले लेना। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है, 40। तो लो भाई 40 भी माइनस कर देंगे, 500 में से ये गए तो ये आ गया 330, 330 में से 30 जाते तो 300 और 290, तो GVAFC आ गया हमारे पास 290, बिल्कुल सही है, ठीक है, हो गया। वीडियो को पॉज कर लेना और नोट डाउन कर लेना, और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। अब सबसे पहला काम तो आप ही लोगों का है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर मैं इसकी आपके साथ क्या लगाऊंगा, एक रीडिंग लगाऊंगा, रफ रीडिंग बोलता हूं मैं इसे, क्योंकि फेयर रीडिंग तो हम क्वेश्चन के दरमियान करते हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप करिए काम। चलो मैं क्वेश्चन आपके साथ रीड करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको कैलकुलेट करना है GVAFC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलिए ठीक है भैया, जो डेटा दे रखा है उसमें GVAFC निकालना है। क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है, चेंज स्टॉक दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, सब्सिडीज नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस है कितना, 15, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, GVAFC। आ जाओ इधर, नोट डाउन हो गया क्वेश्चन, यस सर हो गया बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे,
GVFC निकालेंगे। अब हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ GVFC बाई वैल्यू एडेड मेथड, तो GVAFC निकालेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या चाहिए, इसका भाई चाहिए, भाई का नाम क्या होगा, GVOMP, तो हम GVOMP निकालेंगे। फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन में देखो सेल्स दे रखा है, यस सर, क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है 180 का, बिल्कुल सही कहा। क्या क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दे रखा है, यस सर 10 का दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 190 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में लिख देंगे GVOMP। सर हम कुछ और नहीं लिख सकते, अरे जब हम वैल्यू एडेड मेथड निकाले तो फिर कुछ और क्यों लिखें, फिर तो हम GVOMP लिखेंगे ना। आपने ये चीज़ इनकम मेथड में क्यों नहीं पूछी, कुछ और लिख सकते हैं भाई। इनकम मेथड में भी तो हम NDPFC लिखते थे ना, एक्सपेंडिचर मेथड में भी तो हम GDPMP लिखते थे ना, तो इसी तरह सेल्स में क्या लिखेंगे, GVOMP लिखेंगे, ठीक है। अब कन्वर्जन टूल, जी के बराबर है नो चेंज, VA इज इक्वल टू VO माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिक्स कॉस्ट वो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GVOMP हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से ले लिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अब कितना होगा बताओ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कितना होगा, 4th पॉइंट पे दे रखा है 100, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100, और NIT क्वेश्चन में दे रखा है सबसे लास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और सब्सिडी भी दे रखी है। हाँ NIT का भी फॉर्मूला होता है, याद है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 15 और सब्सिडी कितनी है 5, तो 15 माइनस 5 कर देंगे, 15 माइनस 5, तो 190 से 100 जाएंगे 90, 90 में से 10 जाएंगे तो 80, तो हमारा GVAFC कितना आ गया 80 आ गया। सर क्वेश्चनों का लेवल तो कुछ रहा ही नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, बड़े बड़े क्वेश्चन निकल चुके भाई। इनका मेथड एक्सपेंडिचर मेथड ही थे बड़े, जो आप पहले ही कर चुका, तो ये चिंतित से क्वेश्चंस बचे, कुछ भी नहीं इनके अंदर, ठीक है। इसको नोट कर, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि अब मैं इसको रब करके आगे क्वेश्चन पे चलने वाला हूँ, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ कि आई होप कि आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा वीडियो को पॉज करके कैसे भी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे और मेरे साथ फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। चलिए देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, तो क्या मतलब है, जब कुछ ना गिवन हो तो ग्रॉस और कुछ ना गिवन हो तो मार्केट प्राइस, यानी अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, GVOMP निकालना है। क्या निकालना है, GVOMP निकालना है, ठीक है सर। और क्या क्या डेटा दे रखा है हमें, NVFC दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, GST दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, आ जाओ इधर, आ जाओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है ना, बताया था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है GVOMP। कुछ ना दे रखा तो ग्रॉस किस पर, मार्केट प्राइस पर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, GVOMP होता है। अब क्वेश्चन ने हमसे मांग ही लिया GVOMP, तो क्या ये हमारा वर्किंग नोट में बनेगा, नहीं नहीं सर, ये तो फिर हमारा मेन सोल्यूशन में बनेगा, तो ये हमारा मेन सोल्यूशन हो गया, मतलब उसके नीचे अब मैं ये हेडिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो बीच में कुछ नहीं है और यहाँ पर आ गए, ठीक है। GVOMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। बताओ क्वेश्चन के अंदर सेल्स कितनी दे रखी है सर, एक मिनट, क्वेश्चन के अंदर सेल्स तो दे ही नहीं रखी, मजेदार क्वेश्चन है, नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। जो चीज निकाली वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, यस सर GVOMP। और इस पर कायदे की बात बताऊं मैं आपको, सर कायदे की बात बोले तो मुद्दे की बात ये है कि इसका भाई गिवन है इस बार। सर भाई का नाम क्या है, आप लोग बताओ, चलो वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके अभी के अभी बताओ भाई का नाम क्या है। क्वेश्चन को देखो मैंने इतनी हिंट दे दिया आपको, भाई है, भाई का नाम बताओ, ढूंढ के बताओ भाई का नाम क्या है, ठीक है। आई होप आपने कमेंट कर दिया, वो करना होगा तो, नहीं करना होगा तो चलो भाई। इसके भाई का नाम है NVAFC, लो भाई NVAFC है इसके भाई का नाम। कन्वर्जन टूल अप्लाई कर दो, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला नंबर 1, VO इज इक्वल टू VA माइनस इंटरमीडिएट नहीं प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फॉर्मूला नंबर 7, नहीं हाँ फॉर्मूला नंबर 7, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन में देखो NVFC कितना दे रखा है सर, NVFC में दे रखा है 100 का, ठीक है, वेरी गुड। फिर डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है सर, डेप्रिसिएशन दे रखा है 10 का, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, ये आपका 75। NIT यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, इस क्वेश्चन में गलतियाँ होती है, क्योंकि हमें पता है NIT का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, आप क्या करोगे, जीरो ले लो, लेकिन दोस्तों GST ही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट क्लास के अंदर कि जो GST होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, यही सारे क्या होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो GST क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो क्वेश्चन के अंदर एक तरह से हमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 20 का दे रखा है, और सब्सिडी कितनी दे रखी है, 5 की दे रखी है। बात आई समझे। तो इन सबको करते हैं, ये आपका रहेगा 185 प्लस और इसको कर देंगे 15, तो ये आपका रहेगा 200। तो GVOMP आ गया हमारे पास कितने रुपए का, 200 रुपीज़ का। अच्छा एक मिनट रुकना, ये हमारा MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT, बिल्कुल सही है, ठीक है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। नोट तो आपने कर ही लिया होगा ना, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन
ये रहा। सबसे पहला काम क्या है सर, हम जानते हैं हमारा सबसे पहला काम क्या है। बहुत बढ़िया, फिर तो आप जो है ना अब ट्रेंड होते जा रहे हो। बिल्कुल सर, अब तो आपके साथ रह रहे के हम ट्रेंड हो ही गए। चलो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बात बोली। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 सेकंड तक चुप रहता हूँ, ठीक है। पहला मौका मैं आप ही को देना चाहता हूँ, आप ट्राई करो क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि हमेशा ना मैं करवा देता हूँ ये बोलकर कि आप लोगों को ट्राई कर लेना। अब मैं 5 सेकंड तक कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपना ट्राई करो। चलो आ जाओ। आई होप जिनको ट्राई करना हो कर लिया हो। मेरे साथ क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है सर? क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है। एक बात बताओ, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं? GVOMP बोलते हैं। फिर NVFC दे रखा है, GST दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है और डेप्रीशिएशन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ। जिसको ट्राई करना होगा उन्होंने कर लिया होगा, हो सकता है उनका आंसर भी आ गया हो। ठीक है, अब मेरे साथ साथ चलो। क्या है अब इस क्वेश्चन के अंदर वो देखो। इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि हमें कुछ नहीं निकालना, सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना, जो हमने अभी तक निकाला ही नहीं। तो क्या करेंगे, एक बात और, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन 2 फॉर्मूले में आ रहा है। अगर हम किसी तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू एडिड की वैल्यू निकाल लें तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है? इसमें 2 भाई दे रखे हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दोनों भाई दे रखे हैं। सर हाँ, भाई तो दे रखे हैं। कौन कौन से भाई दे रखे हैं बताओ? वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं? GVOMP बोलते हैं। लिख लो कॉपी में अपने कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को GVOMP बोलता है। तो क्या दे रखा है अब इसमें? कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मैंने IC लिख दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, बोले तो GVOMP दे रखा है, और दूसरे भाई का नाम क्या दे रखा है? NVAFC। NVAFC कन्वर्जन टेबल अप्लाई कर दो। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडिड माइनस इंटरमीडिएट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। MB इज इक्वल टू FC प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन बताओ GVOMP कितना दे रखा है? सर ये दे रखा है हमको GVOMP 200 का। ठीक है, 200 का दे रखा है। इसके बाद NVFC कितना दे रखा है? सर ये तो 80 दे रखा है। बिल्कुल। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हमें निकालना है, तो मैंने उसके IC लिख दिया। और NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? सर इनडायरेक्ट टैक्स तो हाँ दे रखा है, GST को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 15, और सब्सिडी कितनी है? 5। सब्सिडी कितनी है? 5। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक बात हो, ये 200 को अभी मैं यहीं रहने देता हूँ, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस करके कितना रहेगा? 10, मतलब 15 माइनस 5 10 होते हैं, तो ये आ गया 110 प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहीं रहने तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया हमारा 90। सर मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या कोई फॉर्मूला नहीं है? कितने बनाओगे यार फॉर्मूले? कितने बनाओगे बताओ? रटवा दूं क्या? फॉर्मूले की लिस्ट बता दूं आपको? भाई जब बता दिया मैंने आपको कि यही है जो भी है, इससे ही हम सब कुछ कर लेंगे अपने पास, तो क्यों करें हम फॉर्मूला याद? यार किसी भी चीज़ का नहीं करना हमें याद, हमें समझना है बस। ये समझ लिया, बेस हो गया। कुछ भी पूछते हम अपने फॉर्मूला बना देंगे। ये देखो ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर्मूला बनाया नहीं बनाया। अब यही चीज़ अब बुकों में गिवन होती है, पता है कैसे गिवन होती है? बुकों में गिवन होती है, देखो भैया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है आपका GVOMP में से माइनस करते हैं NVAFC, माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन, माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस करते हैं NIT। और बच्चा कहता है भैया नेशनल इनकम बड़ी टफ है, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए भी इतना बड़ा फॉर्मूला है। वाई? क्यों याद करेंगे हम लोग क्या मतलब, क्या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है? क्या है आखिर? मेमोरी कार्ड है क्या जो हम हर चीज़ स्टोर कर? नहीं करनी हमें स्टोर, हमें समझ है बस, बात खत्म है। कोडिंग कर दी बस, प्रोग्रामिंग कर दी, खत्म करो कहानी, बात समझ रहे हो? तो बस आप यही कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई करो। दोस्तों एक बात बताओ, बिजनेस स्टडीज़ की भी ऐसी सीरीज चाहते हो? कमेंट करके बताना मुझे कि जो बिजनेस स्टडीज़ है क्लास 12th की, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं वैसे ही करूँ? जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स हो गए आपके, उस पर मैनेजमेंट की, तो है उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह भी, ये सारी चीज़ें। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ की भी सीरीज चाहते हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ है, अगर आप लोग हाँ करोगे तो मैं बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ कहाँ पर पोस्ट करूँगा वो भी सुन लो। मैं बिजनेस स्टडीज़ की जो सीरीज़ है वो अपने जो चैनल है इंस्पायर्ड बिजनेस स्टडीज़, चैनल का नाम क्या है? इंस्पायर्ड बिजनेस स्टडीज़ है, उस पर करूँगा। लेकिन एक शर्त है, मैं जानता हूँ हाँ तो बोलोगे ही बोलोगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है।
मैं तब उस केस पर करूंगा जब एटलीस्ट उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने वो नया नया चैनल बनाया, अभी अराउंड हमारे 450 सब्सक्राइबर्स हैं उसके अंदर। तो यार मज़ा तो तब आता है ना जब कुछ उसमें रश हो। मैं तो ज़्यादा की डिमांड ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसी दिन से आपकी जो 30 डे सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी डालने। और याद रखना, अगर मैंने 30 डेज सीरीज डाल दी ना, आपको कहीं कोई क्लास लेने की जरूरत है, वो तो आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि कहीं भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप वाकई में चाहते हो बिजनेस स्टडीज की क्लासेस, तो आपका सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ स्टार्ट करूंगा। भाई इतना तो सपोर्ट दे सकते हो ना। मैं देख रहा हूँ ना इस वीडियो पे आप कोई लाइक दे रहे हो ना कोई कमेंट आ रहा है ढंग से, चलो मैं फिर भी चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो जो कर सकते हो, मैं तो अपनी तरफ से पूरा दूंगा। आप नहीं देना चाहते मत दो। लेकिन बिजनेस स्टडीज की तो सीरीज तभी आएगी, इंस्पायर्ड बिजनेस स्टडीज पे, जब एटलीस्ट उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अब कैसे करने वो मैंने तो वो आप जानते हो। पढ़ाना मेरी मर्जी है, सपोर्ट करना आपके ऊपर है। बात समझ लो, पढ़ाने मेरे उसमें, मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन तब जब उधर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। जिस दिन 1000 हो जाए उसी दिन समझो 30 डे सीरीज स्टार्ट है, उसी दिन स्टार्ट है। आप जितना डिले करोगे उतना समझो सीरीज भी डिले होती जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वो ये रहा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर नोट डाउन करने के बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है सर, हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। अब आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया। मैं एक बार रीडिंग लगा देता हूँ। कैलकुलेट करना है हमें सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब तो कुछ नए नए टाइप के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इसमें एनवीएफसी दे रखा है, नेट एडिशन टू स्टॉक दे रखा है, जीएसटी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, और आपको सब्सिडी दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ इधर। ये बताओ सेल्स निकालने का कौन सा फॉर्मूला है। सर सेल्स किस में आता है, फॉर्मूला नहीं पूछा, सेल्स किस में आता है, इसमें आता है जीवीएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स बाय वैल्यू एडिशन मेथड। तो मैंने यही फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया, जीवीओएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब क्वेश्चन में क्या जीवीएमपी दे रखा है, सर नहीं दे रखा। तो एक काम करते हैं, जीवीएमपी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका एक भाई भी गिवन है। आप देखो क्वेश्चन के अंदर इसका भाई गिवन है जिसका नाम है एनवीएफसी। तो मैं चाहूं तो जीवीओएमपी को दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं, एनवीएएफसी के साथ कन्वर्जन टेबल अप्लाई करके। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला नंबर 1। वीओ इज इक्वल टू वीए, फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 क्या है, वीओ इज इक्वल टू ये माइनस प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। ठीक है, मैं यहाँ पुट करता हूँ। एनवीएफसी कितना है क्वेश्चन में, 300 है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। और एनआईटी कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में जीएसटी क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, 30 माइनस 5, 30 माइनस 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 410 प्लस 25, ये आ जाएगा 435। यहां पर क्या करेंगे, जीवीएमपी 435 निकाल लिया, तो यहां पर क्या मैं 435 लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हो। सेल्स की सेल्स लिख दिया। चेंज इन स्टॉक, क्या क्वेश्चन में चेंज स्टॉक दे रखा है दोस्तों। ये जो नेट एडिशन टू स्टॉक है ना, यानी स्टॉक में वैल्यू बढ़ी है, इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। आप लोग लिखो, रुको कॉपी के टॉप मार्जिन में लिखो, चेंज इन स्टॉक का एक और नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, एडिशन इन स्टॉक होता है। कितना ये आपका माइनस का 20, ये लो माइनस का 20। सेल्स यहीं रहने दो, ये जो माइनस की फिगर है इक्वल टू में आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये फिगर आ जाएगी आपकी 455। तो आपकी सेल्स कितनी आ गई, 455। 445, ये कोई कैलकुलेशन की गलती हुई क्या। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हमें 100 ही दे रखी है, तो मैंने 110 क्यों ली हुई है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेल्स निकालना आ गया, यस सर बिल्कुल आ गया। दोस्तों आप पता है क्या है, अब मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्यों सर, क्योंकि सारे क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। मैंने पहले बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस करा दिए, फिर मैंने आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना सिखा दिया, सेल्स निकालना सिखा दिया। यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरीके से बिल्डअप हो गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरी बात को सुनो। अब हम इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपने पास करेंगे। ठीक है, अब थ्योरी को करने के बाद बस ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी से हम नेशनल कम की बची हुई थ्योरी करके नेशनल को खत्म कर देंगे। अब आप पता है क्या करोगे, अभी रुक जाओ, वीडियो कोई खत्म नहीं हुई है। अब आपको करना ही है कि दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक तो ठोक दिया करो। व्यूज़ अच्छे नहीं देते तो लाइक ही ठोक दो, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। कमेंट वोमेंट कर दिया करो, चीज़ें बता दिया करो। इस वाले नंबर पे थोड़े बहुत फीडबैक दे दिया करो। बता दो इस वाले नंबर पे अगर मैं कभी लेट रिप्लाई दे पाऊँ तो प्लीज़ गुस्सा मत होना, दिल पे मत देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, सबको हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं कि सर बड़े सारे आ रहे हैं, कैसे हम उनको रिप्लाई दें। तो
रात को मैं फ़ोन लेकर बैठता हूँ, जितने मैं रिप्लाई दे पाता हूँ कोशिश करता हूँ सभी के रिप्लाई देने के लिए। अगर इनकेस लेट दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ तो प्लीज़ गुस्सा मत होना, कोशिश होती है मेरी हर बच्चे को रिप्लाई देने की, ठीक है। और रात के टाइम व्हाट्सएप मैं ही चलाता हूँ, तो मैं खुद ही देखता हूँ कि भैया उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। दोस्तों थ्योरी को कराने से पहले मेरे मन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो आइडिया है कि दोस्तों मैं आप लोगों की कमाई कराना चाहता हूँ। सर कमाई कराना चाहते हो, ऐसे आप क्या करने वाले हो? दोस्तों कमाई ऐसे कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, देख रहे हो ना? ये क्वेश्चन क्या निकालना है? नेशनल इनकम। डेटा आपके सामने, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दोस्तों सुना मेरी बात को ध्यान से। पहले 3 स्टूडेंट, फर्स्ट 3 स्टूडेंट जिन्होंने इसको सॉल्व करके इस वाले नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दिया, पहले 3 लोगों को मैं 11 रुपए का प्रसाद देने वाला हूँ। सर आप मजाक कर रहे हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं करो। दोस्तों कसम खा के बोल रहा हूँ, 11 रुपए 3 स्टूडेंटों को मैं दूंगा। वैसे 10 रुपए की चॉकलेट आती है, बट मैं 1 रुपए शगुन का दूंगा अपने नाम का, ठीक है। तो 11 रुपए का मैं पेटीएम करूंगा जिन लोगों ने इस वाले नंबर पे इसको सॉल्व करके दिए, लेकिन सिर्फ पहले 3 स्टूडेंट को। और ये ऑफर सिर्फ आज शाम 6 बजे तक के लिए वैलिड है। मतलब 6 बजे के बाद आंसर दोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब वैसे बता दूंगा सही गलत है, बट प्राइस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वीडियोस 4 बजे रिलीज किए, 6 बजे तक आपको मुझे इसका आंसर देना, मतलब 2 ही घंटे का आपके पास टाइम है। इसका आंसर आप मुझे करके दोगे। ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, जो पहले 3 स्टूडेंट होंगे उनको मैं 11 रुपए का पेटीएम करूंगा। दोस्तों जितने भी लोग इसका आंसर दोगे वो अपना पेटीएम नंबर भी मुझे लिख कर देना, ताकि अगर आप पहले 3 में शामिल होगे तो मैं आपको वो पेटीएम कर दूंगा। ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट मिलेगी, मतलब पेमेंट में भी डिले नहीं है। आंसर आया पहले 3 स्टूडेंट, तुरंत पेटीएम हो जाएगा, तुरंत के तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। यहां पर वीडियो को पॉज करो, जल्दी से लिखो, सॉल्व करो और आंसर मुझे भेजो, ठीक है। फिर अब मैं चलूंगा अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि होगा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन कर लिया जो दिया था 11 रुपए वाला, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो क्वेश्चन करके इस वाले नंबर पे पोस्ट कर भी दिया हुआ, ठीक है। और अगर नहीं किया ना, कोई दिक्कत आ रही है तो ये वाला पार्ट मैं समझाऊंगा, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। अब जो हमारा थ्योरी का टॉपिक है वो क्या कहता है, स्टेप्स बताओ वैल्यू एडेड मेथड के, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पास प्रिकॉशंस की, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी पड़ती हैं। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था जब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड कराया था, कि जब भी स्टेप्स की बात होती है तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तीनों की तीनों सेक्टर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के हेल्प से कर रहे हैं। और फिर आपको ये भी बताया था आप कुछ भी निकालो बट नेशनल इनकम डायरेक्टली नहीं निकालोगे, पहले आप डोमेस्टिक इनकम निकालोगे फिर नेशनल इनकम, चाहे फिर वो इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर। जब हम स्टेप्स लिखते हैं तब याद आ रही है वो बातें। चलिए स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले ऑल द प्रोडक्शन एंटरप्राइज ऑफ एन इकोनॉमी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देख आपने नोटिस किया डे 2, डे 3 और ये डे 4 तीनों में स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सेम है। स्टेप 2 हम कैलकुलेट करेंगे जीवीएमपी ऑफ ऑल सेक्टर एंड जीडीपीएमपी इज इक्वल टू जीवीएमपी। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा आपको एक बात बताऊं, अभी क्या मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया आपको याद होगा, उसके अंदर हमें नेशनल इनकम निकालना है और नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। इक्वल टू में अगर हम जीवीओएमपी या जीवीएमपी रखेंगे तो उससे आंसर नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो जीवीएमपी हम निकालते हैं ना, अगर हम जीवीएमपी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का जोड़ दें, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हम जीवीएमपी निकाल लें और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों का जोड़ लें, वैसे वो ऑलरेडी होता ही है। मतलब जो जीवीए की वैल्यू होती है ना वो किसके बराबर होती है? जीडीपीएमपी के बराबर होती है। हो सकता है दोस्तों अभी भी मौका है, क्वेश्चन कर लो, अगर छूट गया ना तो क्वेश्चन कर लो। ये है वो कीवर्ड कि आप लोग जहां कंफ्यूज होते हैं वो ये कि अगर आप जीवीएमपी निकाल लेते हो उस क्वेश्चन में तो जीवीएमपी को बराबर रख दो किसके? जीडीपीएमपी। मतलब जो जीवीएमपी मान लो 1000 आ रहा है तो समझो जीडीपीएमपी भी कितना है? 1000। अब जीडीपीएमपी से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो, क्योंकि एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देख लो, अभी भी मौका है। हो सकता है कुछ लोगों ने ना भेजो और आपका उसमें नंबर आ जाए, 11 रुपए का प्रसाद मिलेगा 3 बच्चों को, ठीक है। चलिए तो याद रखना जीवीएमपी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? जीडीपीएमपी के बराबर होता है। तो चाहे जीवीएमपी बोलो चाहे जीडीपीएमपी, बात तो एक है। जब हमने जीडीपीएमपी बोले तो हम क्या निकालेंगे? अगला स्टेप डोमेस्टिक इनकम। हम जानते हैं एनडीपीएफसी कैसे निकालते हैं, ये कन्वर्जन टेबल अप्लाई करके। जब डोमेस्टिक इनकम आ गई तो हम क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। अब हम चाहें तो डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई भी कर सकते हैं, नेशनल में आ जाएगी। या जीडीपीएमपी हमने निकाला उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एनआईटी माइनस कर दो, एनएफआई ऐड कर दो तो भी क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। बहुत सिंपल स्टेप है। पहले स्टेप भाई तीनों सेक्टर, दूसरा स्टेप जीवीएमपी बराबर होता है जीडीपीएमपी के, इसके बाद तीसरा स्टेप डोमेस्टिक इनकम निकालो, फिर डोमेस्टिक के बाद क्या निकालो? नेशनल इनकम निकालो। समझ रही बात? ये थे हमारे स्टेप्स, बड़े सिंपल थे। अब तो कुछ रह ही नहीं गया यार बताने लायक, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती है वैल्यू एडेड मेथड को निकालते टाइम। प्रिकॉशंस की बात करते हैं। सबसे पहला कि जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की, वो कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती है। दोस्तों मैं ये आपको कई बार बात बता चुका हूँ कि जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं, हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को शामिल नहीं करते नेशनल इनकम में। क्यों नहीं करते? वैसे जो हमारी अगली क्लास है ना डे 5 की, उसमें मैं आपको बताऊं, बट अभी फिर भी बता देता हूं, क्योंकि अगर हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को नेशनल इनकम में शामिल कर लिया तो वही आगे जाके फाइनल गुड्स बनेगा और फिर हम फाइनल गुड्स को भी काउंट कर लेंगे, तो एक ही प्रोडक्ट पर एक से ज्यादा काउंटिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ऐसे में हमारी नेशनल इनकम ओवर वैल्यूड हो जाती है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा शो होने लगती है जितनी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाती है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को नेशनल में शामिल नहीं करते, बल्कि फाइनल गुड्स की कॉस्ट को नेशनल इनकम में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। बोलो क्लियर है? यस सर। इसके बाद है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि कभी भी सेकंड हैंड माल को हम नेशनल में काउंट नहीं करते, क्योंकि जब हमने उसे फर्स्ट टाइम खरीदा होगा तो वो नेशनल में काउंट हो चुका। अब सेकंड टाइम सेम माल बेचेंगे तो नेशनल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन सेकंड हैंड माल बेचते टाइम अगर आपने कोई वैल्यू एडिशन किया है, यस वो काउंट होगा। लेट सपोज मेरा एक घर था, मैंने उस घर को मिस्टर बी को बेचा पहली बार, तो जितने में घर बेचा, मान लो 1 लाख में बेचा, वो नेशनल में पूरा 1 लाख रुपए काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बेचा। लेकिन सेम घर जब मिस्टर बी सी को बेचेंगे मान लो 1.5 लाख में, तो 1.5 लाख नेशनल में काउंट नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू एडिशन 50,000 काउंट होगा, क्योंकि 1 लाख पहले हो चुका, 1.5 लाख आप काउंट हो जाएगा। यानी कि सेकंड हैंड गुड्स की पूरी कॉस्टिंग नेशनल में काउंट नहीं की जाती, बल्कि वैल्यू एडिशन काउंट किया जाता है। बोलो क्लियर है? यस सर। अगला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज इसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ, बट मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने घर में ही किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी क्या वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब आप कोई भी सर्विसेज, गुड्स नहीं बोल रहा, सर्विसेज बोल रहा हूँ, अगर कोई भी आप सर्विसेज रेंडर करते हो अपने ही किसी जानने वाले को, किसी व्यक्ति को जिससे आप पैसे नहीं लेते हो, तो क्या उसको मेजर कर पाना मुश्किल होता है? यस बिल्कुल होता है, इसलिए वो नेशनल में शामिल नहीं की जाती है। अच्छा अब एक बात बताओ, वो छोड़ दो एग्जाम्पल, हो सकता है आपको दिक्कत करो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपने आप को कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्या इसकी हम कोई वैल्यू काउंट कर सकते हैं? सर अपने आप को कैसे कोई पढ़ाता है? बिल्कुल पढ़ाता है। जैसे मैं बीकॉम वालों को इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूँ, तो जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, आप जानते हो इनकम टैक्स में हर साल नई नई अपडेट्स आती है, हर 2-3 महीने पे भी अपडेट्स आती है, रेट चेंज हो जाता है वैसे तो हर साल, तो हर साल रेट चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, टैक्स मैन की बुक लेकर आते हैं। अब उस बुक के अंदर हम पढ़ते हैं, हम फाइनेंस एक्ट जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, उसकी जो कॉपी भारत राजपत्र पे गिवन होती है, मतलब जो वेबसाइट्स होती है उन पे आती है, हम उनको डाउनलोड करते हैं, उनके प्रिंट आउट्स निकलवाते हैं, फिर उनको खुद पढ़ते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तब समझ में आती है कि अच्छा हाँ ये चीज़ है, फिर हम अपने बच्चों को वही चीज़ पढ़ाते हैं। अब बताओ यहाँ पर मैंने जो अपने ऊपर टाइम लगाया अपने आप को समझाने के लिए, नई नई चीज़ों को अपडेट करने के लिए, क्या ऐसे में मैं कोई कॉस्ट उसकी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितनी कॉस्ट आई होगी मुझे अपने आप को पढ़ाने के लिए? मेजर नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई भी प्रोडक्शन सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, अपने आप के लिए है, तो हम उसे काउंट नहीं करते, बिकॉज उसको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसकी मार्केट प्राइस को मेजर करना, एमपी मतलब है मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो नेशनल में काउंट नहीं की जाती है। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सर अभी बोल रहे थे नहीं होगी, दोस्तों सर्विसेज बोला था, मैं अपने आप को सर्विस दे रहा हूँ, नहीं काउंट कर पाऊंगा, कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा, काउंट तो दूर की बात है, बट गुड्स की तो काउंटिंग हो सकती है। मान लो कोई गुड्स मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किए, तो भाई गुड्स की तो कोई मार्केट प्राइस होगी ना, यस, तो हम उसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए वो नेशनल में शामिल हो जाएगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अगर मान लो मैं अपने किसी घर पे रहता हूँ, मान लो अगर वो घर मेरा अपना है, अगर वो किराए पर लिया होता तो कितना रेंट पे करता, वही मेरी इनकम मान ली जाएगी और वो नेशनल में काउंट करवा दी जाएगी। इम्प्यूटेड वैल्यू वैसे मैंने पिछले 2 टॉपिक्स में भी आपको डे 2 डे 3 में भी बता दिया था। फिर चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड नेशनल। भाई क्या बता रही है हमें, ये नहीं पता हमें कि जब हम अपने पास प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं वैल्यू एडेड, तो फॉर्मूला क्या होता है, GVOMP इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो प्लस चेंज इन स्टॉक हो रहा है ना, यानी वो ऐड हो रहा है, हमने फॉर्मूला किया था ना, काउंट हो रहा था ना सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो जब वो काउंट हो रहा है तो अलग से लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन तो लिखना बनता है, बात समझ रहे हो। तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को हम नेशनल में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेशनल इनकम है वो कंप्लीट हो, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो खत्म नहीं, क्योंकि वीडियो के एंड में ना मैंने एक बहुत अच्छा सरप्राइज आप लोगों के लिए रखा हुआ है, और वो सरप्राइज जानते हो क्या है, बता दूं? चलो पहले एक काम करो, वीडियो को पहले पॉज करो, इसको नोट करो, फिर मैं आपको सरप्राइज बताता हूं। मैं अभी साइड हो रहा हूं, वीडियो को जल्दी से जो है आप नोट डाउन कर लो। क्या ख्याल है आपका, बताओ आंसर भेजा इस पे नहीं भेजा?
अब तो देखो, अब मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने भेज दिया अच्छी बात है, उन्हें 11 रुपये का प्रसाद जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3 स्टूडेंट को मिलेगा। लेकिन चलो वो 11 रुपये तो एक अलग चीज़ है, ताकि मैं आपको मोटिवेट करूँ। मेन चीज़ तो ये, और दोस्तों मैं भेजूंगा 11 रुपये नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैं स्क्रीनशॉट लेकर बताऊंगा भाई, देखो इस स्टूडेंट को मैंने भेजे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन क्या था, आई होप कि आपने खूब सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए होंगे और फिर इसको सॉल्व किया नहीं किया मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपके सामने, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे वो सुनो। सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे, अब मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनना। हम जानते हैं कि नेशनल इनकम जो है उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NNPFC बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, NNPFC। अच्छा, राइट साइड में ना हमें इसके जैसे ही भाई चाहिए होता है। मान लो अगर हम वैल्यू एडिशन से निकालना चाहें तो वैल्यू एडिशन में तो क्या वर्ड यूज होते हैं, GVOMP होते हैं। हम नेट इज इक्वल टू ग्रॉस तो कर लेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो नेशनल और वैल्यू ऑफ आउटपुट को डिफाइन करता हो? नहीं सर, आपने ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये वाला सेगमेंट हमारे यहाँ पर फेल कर जाएगा, बिल्कुल फेल कर जाएगा। अब बात को ध्यान से सुनो, क्या होता है दोस्तों। होता ही है कि हमारे पास ना एक प्राइमरी सेक्टर होता है। कौन सा सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर। एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड वन होता है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर। देखो टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी और प्राइमरी को अगर हम जोड़ते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्शन यूनिट खोलते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की हेल्प से खोलते हैं। तो जब हम तीनों फैक्टर्स को जोड़ देते हैं तो जानते हो क्या निकल के आता है, इन तीनों को जोड़ के हमारे पास जो फिगर निकल के आती है उसे बोलते हैं GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बोलो क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम तीनों सेक्टर की इनकम्स को जोड़ दे क्या आ जाती है, GVAMP आ जाती है। और आपको एक खास बात बताऊं कि सेम चीज ऐसे भी हो सकती है, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर। अगर हम इन तीनों की इनकम को जोड़ दें तो इसी को हम बोलते हैं GDPMP। क्या बोलते हैं, GDPMP। तो सर एक बात बताओ, जब हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को जोड़ते हैं GDPMP आता है, ठीक है। और जब हम यहाँ भी प्राइमरी सेकेंडरी को जोड़ते हैं तो GVMP आता है। इसका मतलब सर GDPMP और GVMP दोनों बराबर होती है? यस, बिल्कुल बराबर होती है। तो हम देखो इतना बड़ा बराबर का साइन लगा रहे हैं कि GDPMP किसके बराबर होता है, GVAMP के बराबर होता है। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। GDPMP इज इक्वल टू GVAMP। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या निकलता है हमारे दिमाग में, ये नोट कर लेना। हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि जो GDPMP है वो हमेशा बराबर होता है समेशन ऑफ GVAMP फ्रॉम ऑल सेक्टर। अब मैं इसे हटा देता हूं समेशन को, यानी ये वाली लाइन आपको याद रखनी कि GDPMP का जो सम है वो किसके बराबर होता है, हमेशा GVAMP के बराबर होता है। यानी जो वैल्यू GDPMP की वही वैल्यू GVAMP की होगी, ठीक है। तो अब मैं इस वाले पार्ट को रब करता हूं, ठीक है। अब यहां से ना जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी सॉल्व करने में, उनकी दिक्कत यहाँ पर खत्म हो जाती है। सर अभी तो आपने कहा था हमें सॉल्व करो और आपने कॉन्सेप्ट तो हमें बताया नहीं था और आप बता रहे हो। दोस्तों इसलिए बताया था ताकि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, और हो सकता है कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो तो वो इसका सोल्यूशन दे देंगे। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि आप एनर्जेटिक होके करो, और जितने लोगों ने दिया है इसका आंसर, जितने अब उनमें से जो टॉप 3 स्टूडेंट है जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया, वो भी 6 बजे से पहले दिया, उन सभी को मेरी तरफ से 11 रुपए का पेटीएम पहुंच जाएगा 7 बजे तक। मतलब 1 घंटे का टाइम तो मुझे भी दोनों देखने के लिए कि सही क्या नहीं किया। 7 बजे तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, पेटीएम अकाउंट में, ठीक है। पेटीएम नंबर देना मुझे आप अपना, ऐसा मत करना कि सर पेटीएम नहीं पे वगैरह यूज करते, भाई थोड़ी देर के लिए डाउनलोड कर लो पेटीएम, ठीक है। चलिए अब बात को सुनो। अब इन सबको तो हम रब कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। और अगर हम डेटा को देखें तो डेटा कहीं भी हमें कौन सा इनकम मेथड नहीं दे रखा, एक्सपेंडिचर मेथड नहीं दे रखा। अब इसमें जो डेटा में दे रखा है ना वो कहीं ना कहीं हमारे पास प्रोडक्शन यानी सेल्स मेथड से यानी वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले बताओ मेन सोल्यूशन क्या हमारा, नेशनल इनकम। लेकिन आप इकोनॉमिक्स ईजी है कि स्टूडेंट हो, बाकायदा प्रेजेंटेशन से काम करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है सर। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NNPFC बोलते हैं। अब इज इक्वल टू में क्या चाहिए हमें, भाई चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम भाई निकाल लेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है आपका GVOMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो बताओ सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है, ये सर सेल्स क्वेश्चन में
दे रखा है 500 का, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, यस सर, चेंज स्टॉक दे रखा है 10। तो यहां से हमारे पास फिगर क्या आ गई, 510 रुपए। जितने लोगों का इतना सही है समझ जाओ वो 11 रुपए के नजदीक पहुंच गए ठीक है, चलो 510 आ गया। अब एक बात हो, अगर हमें GVAMP पता है, ठीक है, अगर किसी तरह से मुझे GVAMP भी पता चल जाए, किसी तरह से अगर मुझे GVAMP भी पता चल जाए, तो मैं उसकी वैल्यू को GDPMP मान सकता हूँ, यस मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब अगला स्टेप होगा हमारा GVAMP निकालने का। GVAMP की हेल्प से निकालेंगे, GVOMP की हेल्प से निकालेंगे। G बराबर नो चेंज, VA इज इक्वल टू VO प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, MP इज इक्वल टू MP नो चेंज। GVAMP ऊपर निकाला 510 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है क्वेश्चन के अंदर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, कितना है बताओ, 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, तो ये आपका आ जाएगा 410। कितना आ जाएगा, 410। तो अब एक बात हो, यहाँ पर हम बिकॉज देयरफॉर करके लिखेंगे क्या, कि हम जानते हैं कि जो GDPMP है वो किसके बराबर होता है, GVAMP के बराबर होता है। तो अगर GVAMP 410 है तो क्या मैं GVAMP के 410 लिख सकता हूँ, यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। और तो बताओ GDPMP की भी वैल्यू कितनी आ गई, 410 आ गई। अब मैं इक्वल टू में अगर यहाँ पर GDPMP लिख दूं तो क्या अब आप कन्वर्जन टेबल अप्लाई कर सकते हो, यस सर कर सकते हैं। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल। नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, PP के बराबर नो चेंज। FC इज इक्वल टू MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैल्यू पुट करो, GDPMP आपका ये है 410, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है 7 पॉइंट पर 40, NFIA क्वेश्चन में दे रखा है सबसे लास्ट पॉइंट माइनस का 10, तो माइनस का 10। और NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स कहीं दे रखा है सर, नहीं दे रखा, तो 0 ले लो। सब्सिडी दे रखा है, हाँ सर 5 दे रखा है, बाकी तो कुछ नहीं ना इनडायरेक्ट, अरे दे तो रखा है इनडायरेक्ट टैक्स 50, ठीक है। चलो 410 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा सर, एक काम करते हैं ना, ये सारी फिगर माइनस की तो है, 45 और 10 कितने होते हैं बताओ, 45 10 55 और 40 90, 95 माइनस कर देंगे। अब एक काम करते हैं भैया, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 410 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 45, 315। बोलो क्लियर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 315 है, यानी हमारी नेशनल इनकम यानी NNPFC कितना है, 315। तो जितने लोगों का आंसर 315 आया है और पहले 3 स्टूडेंट को मैं 11 रुपए पेटीएम करूंगा, इस वाले नंबर पे सोल्यूशन के साथ साथ पेटीएम नंबर ही आप लोगों ने दिया होगा। अब नहीं दिया पेटीएम नंबर अपना, तो अब मैं कहाँ से भेजूंगा बताओ, अब भेजूंगा पहले 3 को ही, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ जल्दी से पार्टिसिपेट किया करो, 4 बजे करेक्ट हमारे पास आ जाया करो भाई। हमारी क्लासेस होती हैं TTSS में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे, यार 4 बजे की टाइम है, आपकी सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं तब तक, ठीक है। तो जम के बैठ जाओ अगले 30 दिन तक के लिए, उसके बाद आराम से 4 बजे कहीं भी मौज मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि अपने यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो अपने पास कर ली होंगे। सो दोस्तों अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास है वो पूरी तरीके से हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कर लिया। और दोस्तों जानते हो सक्सेसफुली हम लोगों ने अपने पास नेशनल इनकम कंप्लीट कर लिया, वैसे नहीं, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए, पूरे के पूरे। इनकम मेथड भी होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा और प्रोडक्शन मेथड भी होगा। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करो, लाइक्स देके, कमेंट करके, और व्यूज़ वगैरह भी दे दिया करो अच्छे, ठीक है। और जो ये चैनल्स आप हमारे देख रहे हो, इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें एक इनिशिएट मिले। और अगर आप चाहते हैं हमसे हमारी बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस, जिस तरह से हमने ये 30 डेज सीरीज़ निकाली है, मिशन 2021 सीरीज़, इसी तरह से हम बिजनेस स्टडीज़ की भी सीरीज़ तभी निकालेंगे जब उस पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत टाइम लो, ये टाइम सिर्फ 15-20 दिन के लिए, मुझे 15-20 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। जिस दिन 1000 हो जाएंगे 15-20 दिन में तो ही करूँगा। अब आप 1 साल बाद करोगे 1000 तो नहीं करूँगा। अब आपके ऊपर है भैया, आप इनिशिएट दिखाओ तभी मैं कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज के लिए पीस आउट।